चलो, टू प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड शायद मैंने कल कर लिया था। आज का जो क्वेश्चन है तुम्हारा वो है म्यूटेशन एंड पॉइंट म्यूटेशन, और इस दोनों को हम लोग को पढ़ना है। उत्परिवर्तन क्या है, बिंदु उत्परिवर्तन क्या है। तो शायद ये भी मैंने पढ़ा दिया था, पॉइंट म्यूटेशन एंड आपका म्यूटेशन ये भी कर दिया था। और आज हम लोगों को करना है HGP। आज HGP करना है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। हमको क्या करना है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बड़ा अच्छा सवाल है। इसे आपका जो है बहुत सारे क्वेश्चन खास करके ऑब्जेक्टिव भी आते हैं और सब्जेक्टिव तो आते ही आते हैं। तो आज हम लोग को करना है क्या, 21 नंबर, जिसका नाम है आपका HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मानव जीनोम परियोजना, मानव जीनोम परियोजना। देखो, सबसे बड़ी बात है कि ये जो परियोजना था, ये बायोलॉजी इतिहास का ये बहुत बड़ा कह सकते हो ये परियोजना था। इसके अंतर्गत हम लोगों को जानना था कि मानव के जो क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम में कितने जीन्स होते हैं, यानी कि जीनोम को ही जानना था। तो बहुत पेचीदा था। अब जान रहे हो कि क्रोमोसोम के अंदर जीन, हाँ, जीन किसका बना हुआ है? डीएनए जो है उसके टुकड़े को हम जीन कहते हैं। एकदम सीधा सा भाषा हम आपके पास बोले तो, हाँ। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या कहना है कि मानव जीनोम के बारे में जानना चाहिए। 1990 में स्टार्ट हुआ। तो तुम एक शब्द लिख सकते हो, यह एक महापरियोजना था। यह एक यह 1990 में शुरू हुआ तथा 2003 में समाप्त हुआ। कितना सुंदर पॉइंट है तुम्हारे पास। और ये बिहार बोर्ड में अपनी भाषा में लिखना और बताना, आपको आराम से, आपको जो है ना एकदम मतलब कहता है झोली भर करके आपको नंबर देना। इसलिए अपने शब्दों में लिखें, जब भी लिखें तो अपने शब्दों में लिखें। आ जाइए, ये 1990 में शुरू हुआ तथा 2003 में समाप्त हुआ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये है क्या, तो आप कहेंगे कि यह जो है एक प्रकार का मानव जीनोम का इसका लक्ष्य था, हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य मानव के जीनोम के बारे में जानना था। इसका मेन जो आपका कह सकते हैं उद्देश्य था, हाँ, ये उद्देश्य क्या था आपका, बोलिए। तो ये उद्देश्य था आपका कि मानव के ये जो जीनोम है उसके बारे में जानना था। अब आ जाओ, ठीक है। इसमें क्या क्या हमने जाना, ऐसे इसमें 5-6 कंट्री भाग लिया, ये सब भी लिख सकते हैं। मेन जो इसका मुख्यालय था ये USA में था, जो ऊर्जा से संबंधित है वो मुख्यालय, ठीक है। बाकी बात आपका भारत तो नहीं इन्वॉल्व था, ये लिखना नहीं है मगर जानना है। और यहाँ पर एक चीज लिखना है कि इसमें क्या क्या जाना। तो HGP का जो लक्षण है या गुण है, HGP के गुण, हाँ, या का जो आप कह सकते हैं रिजल्ट का मतलब क्या होते हैं? रिजल्ट यानी कि परिणाम क्या क्या है, ये भी लिख सकते हैं आप। इसमें से मैं दो चीज मैं बता रहा हूं, दो चीज ये बता रहा हूं कि जो ऑब्जेक्टिव, दो तो मैं इसको आंसर में देना ही देना है, और दो जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं उसको भी लिख देना है हमको। तो क्या है, पहला क्या लिखेंगे पता है आपको?
कि मानव में कितने जीनोम, मानव जीनोम में कितने जीन पाए गए, तो 25 से 30,000। कुछ बुक लिखते हैं 20 से 25,000, कुछ लिखते हैं 25 से 30,000, तो मैं 25 से 30,000 लिखता हूं अप्रॉक्स। मानव जीनोम में लगभग 25 से कितना 30,000 जीन होते हैं, जबकि हम लोगों को एक अनुमान था कि ये 1.5 लाख के करीब पहुंचेगा, उतना नहीं पहुंचा। दूसरा, जीनोम का जीनोम का 2% से कम हिस्सा प्रोटीन बनाता है। यह भी ऑब्जेक्टिव एक बार आपके एग्जाम में दे डाला है कि कितना प्रतिशत हिस्सा मानव में, अगर 25 से 30,000 जीन है तो कितना आपका प्रोटीन बनाता है, तो आपका 2% से कम। तीसरी अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा जीन किस पर होता है, वाई क्रोमोसोम पर नहीं, आपका 1 नंबर क्रोमोसोम पर सबसे ज्यादा। ये आपका 2018 में पूछा गया था। सबसे ज्यादा 1 नंबर क्रोमोसोम पर जीन, कितना जीन होते हैं भाई, 2968 होते हैं, डेटा ही पूछ देता है। सबसे कम जीन कहां पे होता है तुम्हारा, सबसे कम जीन कितना पे बोलिए तो, वाई क्रोमोसोम पे होता है। पढ़ो ऐसा कि 2 काम हो जाए, एक तीर से 2 तलवार एक तीर से 2 निशाने, तलवार नहीं, एक तीर से 2 निशाने। अभी एक तीर से 2 तलवार कैसे बनेगा भाई, एक तीर से 2 निशान, 2 निशाने पर लगा सकते हैं। एक आपका ये ऑब्जेक्टिव 2018 पे पूछा है, 2000 कहाँ 18 में पूछा है तुम्हारा, तो यहाँ पर ये दोनों भी काम हो जाएगा, बाकी बात ये सब भी। तो ये मानव जीनोम के परियोजना के बारे में था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि व्हाट इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए उंगली छापी क्या है, इसके 2 उपयोग। 2 उपयोग तो 2-3 बार पूछा है आपका, 2 उपयोग 2-3 बार पूछा है, इसको दिमाग में रखना ही रखना है, इसको छोड़ना नहीं है कि डीएनए का जो उंगली छापी है, डीएनए उंगली छापी का 2 उपयोग आपको जानना ही जानना है। ठीक है, तो आप यहां पर आ जाओ, इसके बाद इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर तुम लोग लिख लोगे, लिख लिया और समझ गए। समझने के बाद क्या होता है, बहुत आसानी से तुम आराम से लिखोगे, इसमें कोई हड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ, अब है व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो मैं यहां पर आपका क्या बोला, वाई पर 231 जीन होता है, वाई पर आपका 231 जीन होता है। ठीक है, व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। एक बात बोलूं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को अंग्रेजी में तो लिखना ही चाहिए, बच्चे जो हिंदी में है वो भी अंग्रेजी में लिखो। ये जो है तुम्हारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, ठीक है, ये है डीएनए उंगली छापी, उंगली छापी, डीएनए उंगली छापी। इसके 2 उपयोग तो लिखेंगे, यह एक तकनीक है, यह एक तकनीक है, बहुत अच्छी बात, यह एक क्या है, तकनीक है, जिसकी सहायता से हाँ, डीएनए में मौजूद विशेष सेगमेंट
सेगमेंट मतलब टुकड़ा का कॉपी या प्रिंट तैयार किया जाता है तथा इस प्रिंट को किसी अन्य व्यक्ति के डीएनए प्रिंट से मैच कराया जाता है या तुलना किया जाता है। इस पूरी घटना को आप क्या बोलते हो बोलो तो? इस पूरी घटना या इस पूरी प्रक्रम घटना क्या लिखेंगे भाई? प्रक्रम को डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहा जाता है। देखो एक चीज और लिखना है, डीएनए प्रिंट किसका तैयार किया जाता है? तो डीएनए प्रिंट तैयार किया जाता है आपका VNTR का, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट वही है जो डीएनए में मौजूद होता है। डीएनए में एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो किसी का कॉपी नहीं होता। जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं होगा, ये बगल वाले को नहीं होगा, उसके पास नहीं होगा। अगर ये मैच करता है तो खुद से, या मैक्सिमम मैच करता है अपने माता पिता से। तो आप कह सकते हो यहां पर डीएनए फिंगरप्रिंट डीएनए के VNTR सीक्वेंस है। इसका पूरा नाम है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। VNTR क्रम से तैयार किया जाता है। अगर मैं बात करूं इसके उपयोग का, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का अगर मैं उपयोग का बात करूं तो उपयोग तो तुम जानते हो। उपयोग क्या है? उपयोग जो है आपका सिंपल है। तो एक तो उपयोग है माता पिता को जानने के लिए, बायोलॉजिकल फादर कौन है, बायोलॉजिकल मदर कौन है। अगर कोई कह दे कि मेरे ये पिता हैं और पिताजी बोलेंगे नहीं तुम मेरा बेटा नहीं हो, तो अब दोनों के बीच में कोर्ट में घसीटा जाएगा। दोनों को कोर्ट में दोनों एक दूसरे से लड़ते लड़ते अंतिम में परिणाम आएगा कि एक काम करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार कर सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट जैसे तैयार होगा तो अगर उसके पिताजी होंगे तो उसमें मैच करेगा, अगर मैच नहीं किया तो समझ लो उसका हालत बहुत बुरा होने वाला है। ठीक है, हाँ यहाँ पर आ जाओ। तो आपका उपयोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसका परिभाषा जो सिंपल मैंने लिखा है, चूंकि कॉम्प्लेक्स बनाना नहीं चाहता था, अपने भाषा में लिखना चाहता था। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तकनीक है जिसकी सहायता से डीएनए आपका जो है कि विशेष टुकड़ा है उसका प्रिंट तैयार करता है, और ये प्रिंट खुद का होता है, दुनिया में किसी और से मैच नहीं कर सकता है। और ये प्रिंट जब तैयार एक बार हो जाए तो फिर क्या है, दूसरे से भी मैच करा सकते हैं। पूरी घटना को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। और ये बहुत सारे प्रोसेस हैं, उलझा हुआ प्रोसेस है, ये एक बार में होने का सवाल नहीं है। लेकिन ये आपको वहां लिखना नहीं, वहां करके नहीं दिखाना है, आपको परिभाषा देना है। यहाँ डीएनए फिंगरप्रिंट जो है डीएनए के VNTR क्रम से तैयार किया जाता है। अब यहां पर आ जाओ, VNTR तैयार से किया जाता है। उपयोग तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग या डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग, क्या उपयोग है? ओके, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग, आप पहला उपयोग तो क्या लिख सकते हो बोलो? हाँ, जैविक माता पिता को जानने में, जैविक माता पिता या जनक को जानने के लिए किया जाता है। जनक को जानने में इसका उपयोग करता है।
बस बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, आपको सेंटेंस बनाने जानने में उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई अननोन आदमी, कोई यार बच्चा अगर कोई रोड पे टहल रहा है या कोई अनाथ बच्चा है, अगर बाद में उसको बड़ा होने के बाद ये पता चले, ये आभास हो कि मेरे माता पिता ये थे और उन्होंने मुझे छोड़ दिया, तो वो केस करेगा। केस करने के बाद कानूनी कार्रवाई होगी। इसके बाद लास्टली ये डिसीजन लिया जाएगा कि फिंगर प्रिंटिंग तैयार करो। तो फिंगर प्रिंटिंग तैयार करो, इसका मतलब है कि आप फिंगर प्रिंटिंग तैयार करेंगे तो इसका मतलब है उससे पता चल जाएगा, मैच कर जाएगा कि अपने माता पिता के बच्चों में जाता है जेनेटिक गुण, तो मैच करेंगे। इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट जो है आपका क्या है कि नेक्स्ट है कि जहाँ चोरी होती है फॉरेंसिक जांच में। फॉरेंसिक जांच मतलब फॉरेंसिक कहते हैं ना, फॉरेंसिक जांच कराइए। फॉरेंसिक जांच में क्या होता है, जैसे कोई मर्डरर है, अगर उसका कोई बाल रह गया तो बाल के अंदर जो यहाँ पर है उसमें डीएनए होते हैं, क्योंकि बाल के अंदर फॉलिकल्स होते हैं, वो फॉलिकल्स भी आ जाते हैं। देखना तुम, ये बाल को खोल करके इसके नीचे जो होता है ना, यहाँ कोशिकाओं का क्या होता है, समूह होता है, जिसको हम हेयर फॉलिकल्स कहते हैं। और हेयर फॉलिकल्स हैं तो इसका मतलब वो सेल्स हैं, जिसको हेयर पुटक कहा जाता है। और वो पुटक के अंदर आपका चूंकि कोशिका है तो उसके अंदर केंद्रक होगा, और केंद्रक है तो निश्चित तौर पर उसके अंदर क्या होगा, आपका डीएनए होगा। और डीएनए को फिर निकालेंगे, डीएनए को टुकड़ा टुकड़ा करेंगे। उसके लिए बहुत सारे मैकेनिज्म है, खास करके आप एंजाइम का यूज करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का। जब टुकड़ा होता है तो उसमें VNTR को निकाला जाता है, या फिर 2 क्रोमोसोम या किसी भी क्रोमोसोम 2 ठो को लेना है आपको, ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 2 क्रोमोसोम को लेकर के या आप 8वां या 9वां ले लीजिए क्रोमोसोम, या 12वां 13वां ले लीजिए, जिसमें भी लीजिएगा वही क्रोमोसोम लीजिएगा तुलना करने के समय। तो 12वां 13वां क्रोमोसोम लिए, उसका VNTR निकला, और VNTR निकालने के बाद रेडियो एक्टिव ना करके, रेडियो एक्टिव के बाद आपको रेडियो एक्टिव टैग करने के बाद, प्रोब टैग करने के बाद आपको पता चल जाएगा VNTR ऐसा है, उसका प्रिंट निकला। अब दूसरे आदमी का भी आपको यही करना है। तो इसमें क्या होगा, मैच करने वाला आदमी ही क्या होगा, मर्डरर होगा, कि बाल के फॉलिकल से हमने डीएनए निकाला है। तो आप कहेंगे क्या, किसको जानने के लिए बोलिए तो, किसको बोलिए तो, आप कह सकते हैं अपराधी को पकड़ने में। अपराधी कोई तरह का हो सकता है, अपराधी को पकड़ने में मदद करता है, पकड़ने में। सीधा लिखिए फॉरेंसिक जांच में, फॉरेंसिक टेस्ट में कर सकता है, सब आ जाएगा। अपराधी में मर्डरर हो गया, रेपिस्ट हो गया, सब आ गया, ठीक है। तो ये आपका 2 उपयोग था, ये कहानी खत्म हो गया आपका। तो आपका 2 चीज, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, दूसरा हो गया मानव जीनोम प्रोजेक्ट हो गया, और तीसरा ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, आपका क्वेश्चन है सिर्फ, हाँ, और आंसर तो आपका इतना मैं सजेशन दिया था, आप लोगों को पता है। और ये सजेशन पता नहीं आप लोग कितना कर पाए, तो हमको तो एक एक करके, अभी तो मात्र हम 1 पेज खत्म किए हैं, अभी तो 3-4 पेज बचा हुआ है, तो करते जाएंगे धीरे धीरे। और तुम लोग भी कर रहे हो और बहुत पहले पढ़ाए भी हैं, तो दोनों मिलके करते हैं, धमाल मचाते हैं, और मस्त से इसका रिजल्ट आउट करते हैं, ठीक है। एक एक करके आ जाओ। यहाँ पर मिलर एक्सपेरिमेंट और केमिकल इवोल्यूशन है। देखो ये मिलर एक्सपेरिमेंट और केमिकल इवोल्यूशन जो है तुम्हारा, मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हर 2-3 साल में एक बार रिपीट करता है। इवोल्यूशन तुमने पढ़ा होगा विकास, कि मिलर एक्सपेरिमेंट और केमिकल इवोल्यूशन क्या है। मिलर का प्रयोग या रासायनिक विकास, दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पर एक चीज लिख देता हूँ, आपका कौन सा नंबर क्वेश्चन है, आपका 23 नंबर क्वेश्चन है। चलिए जी, 7 क्यों छोड़ रहा है तुम। मिलर एक्सपेरिमेंट लिख देते हैं यहाँ पर, ये नंबर है 23। मिलर एक्सपेरिमेंट, मिलर एक्सपेरिमेंट। और अगर तुमको मिलर का प्रयोग ये ना पूछ करके, ये हिंदी में तो मैंने लिख ही दिया मिलर का प्रयोग। एक बात और बताता हूं मैं, मिलर का प्रयोग नहीं पूछ करके आपको पूछेगा रासायनिक विकास क्या है, सेम है, जिसको कहते हैं या केमिकल इवोल्यूशन। एक बात जान लो, केमिकल इवोल्यूशन और मिलर का प्रयोग दोनों एक ही हैं, क्योंकि मिलर का प्रयोग ने साबित किया कि हमारे पृथ्वी पर अकार्बनिक से कार्बनिक बना कैसे, तो केमिकल का इवोल्यूशन कैसे हुआ।
केमिकल का नया निर्माण कैसे हुआ, इस चीज को बताने वाले जो थे ये कौन थे आपका, ये मिलर थे, मिलर एंड यूरे। ठीक है, इसके जो दोस्त थे, इसके जो कलिंग थे, इसके जो सहायता करने वाले थे, उसका नाम था यूरे। तो केमिकल इवोल्यूशन जिसको कहते हैं क्या, रासायनिक विकास। ठीक है, रासायनिक क्या बोले, विकास। तो आप ये पहले जान लो इस प्रयोग को किसने किया था। हाँ, मिलर ने, सीधा लिखेंगे मिलर एवं यूरे ने प्रयोगशाला में साबित किया कि अकार्बनिक से कार्बनिक अणुओं का निर्माण होता है। ये 5 नंबर में भी कभी कभी पूछ देता है बाबा। ठीक है, ये 5 नंबर में भी कभी कभी पूछ देता है, बी कॉन्फिडेंट। तो इसके लिए 1-2 लाइन तैयार रखेंगे, हमेशा तैयार रखेंगे 1-2 लाइन। कैसे, मिलर एवं यूरे ने प्रयोगशाला में साबित किया कि अकार्बनिक से कार्बनिक अणुओं का निर्माण होता है, सही बात है। और दूसरी बात, इन्होंने अकार्बनिक का रूप में कौन कौन सा मटेरियल लिया, तो आप क्या सब चीज ले लोगे, सब चीज कैसे लेंगे, जब हम लोगों को पता चलेगा कि पृथ्वी के शुरुआत में आपका मीथेन गैस था, अमोनिया था, हाइड्रोजन था, वाटर था, तो यही सब लिया जाएगा ना, तो यही सब लिया था उन्होंने। CH4 NH3 और H2 एवं क्या H2O वाष्प, वाष्प समझते हो ना, H2O वाष्प का उपयोग कर अमीनो अम्ल का निर्माण किया, अमीनो अम्ल का निर्माण किया। तुम्हें पता होना चाहिए कि वो जो उन्होंने जो प्रयोग किया था ना, अमीनो अम्ल का निर्माण किया। और अमीनो अम्ल क्या होता है आपका, कार्बनिक होता है कि अकार्बनिक, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है आपका अमीनो अम्ल होता है कार्बनिक, और बाकी बात ये अकार्बनिक है। अब इसके लिए उन्होंने फ्लास्क लिया, ये सब लिख सकते हैं, ये सब लंबा कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। उन्होंने इसके लिए फ्लास्क लिया। कौन सा फ्लास्क, जो इतना अच्छा फ्लास्क था कि लगभग 1000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर को झेल सकता था। उन्होंने ये जो आपका अपने से बनवाया, और उन्होंने उसके अंदर के सभी मटेरियल को खाली किया, क्लोज किया, उसमें 2 चीज डालने का, एक तो अंदर का कंटेंट को निकालने का प्रयास किया जिसका नाम था वैक्यूम पंप। ये वैक्यूम पंप से उसको अंदर का मटेरियल को निकाल दिया, वाटर डालने का, और इसको गर्म करने का, और इलेक्ट्रोड को डालने का। ये 3-4 चीज को उन्होंने अपने, देखो प्रयोग करोगे, अगर तुमको कोई जरूरत पड़ गया तो तुम, क्या लगता है तुमको कि तुम किसी से मांगने जाओगे, ऐसा बात नहीं है। तुमको उसके अनुसार आपको इंस्ट्रूमेंट को बनाना पड़ता है, ये याद रखेंगे। कोई भी साइंटिस्ट अगर चाहते हैं कि हमको ऐसा करना है, जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बायो इन्फॉर्मेटिक्स की जरूरत हुई, कंप्यूटर का खोज हुआ, कंप्यूटर का खोज में उन्होंने डेटा को डाला। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट था जिसको कि नहीं दिक्कत था कि नहीं अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो वो इंस्ट्रूमेंट को खोज करके फिर अपना प्रयोग को आगे बढ़ाया। तो उन्होंने ऐसा किया, और क्या किया, बस ये 2-3 लाइन लिखने के बाद आप प्रयोग करें, प्रयोग को दिखावें फिगर से, 5 नंबर भी मिलेगा, और प्लस 2 नंबर तो मिलना ही मिलना है, और इसके बाद 1-2 लाइन और जोड़ देना है जरूरत पड़ने पर। तो आप जानो कि सीधा जो है ना यहां पर बनाओ, देख लो, ठीक है, सीधा यहां पर क्या करो, डालो, और यहां पर ऐसे, मैं ज्यादा किताबी नहीं बोलूंगा कि बनाओ, बस ऐसे कर दो, और यहां पर ऐसे क्लोज कर दो। इसका मतलब है जरूरत पड़ने पर इसको हम खोल सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर क्या कर सकते हैं, इसको आप बंद कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आए, इसके बाद यहां पर उन्होंने क्या किया, बड़ा ऐसा चैम्बर बनाया, और चैम्बर को एक तरफ आपका खुला रखा इधर,
लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने इन करने का एक जगह दिया, और ये इन करने का जो जगह था इसमें आप वाटर डाल सकते थे, और फिर इन्होंने इसको क्लोज करने का कोशिश किया और क्लोज कर दिया, कोशिश नहीं किया बल्कि क्लोज कर दिया, क्योंकि ये क्लोज वेसल में उन्होंने प्रयोग किया था। और इधर आप जो है, मैं से मजाक से बोलता हूँ कि आपको दिखने में लगेगा आपको बिल्ली के जैसा है ऐसा, लेकिन बिल्ली के जैसा नहीं है, आप है ऐसा, देखते हो। और इसके बाद यहाँ पर वापस नीचे आ जा, ये सब आपका शीशे का बना हुआ है, मगर यहाँ से आपका ये है कनेक्ट है, यहाँ नीचे आ जाओ और यहाँ पर ऐसे करके फिर ऐसे चले जाओ, हो गया जी। इसके बाद यहाँ पर आप आ जाओ, फिर यहाँ से एक कंटेंट को ऊपर ले जाते हैं, और उन्होंने क्या किया, इससे जब भी इसमें ज़्यादा वाटर अगर जमा हो जाएगा तो उससे निकाल के फिर ऐसे कर दिया। ये आपका यहाँ भी बंद कर दो जी, इधर से पाइप, बस ये क्लोज्ड वेसल हो गया। ये वेसल्स बने हुए होते हैं शीशे के। और यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर ये वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप। ये पंप से आप क्या करोगे भाई, जितने भी पहले से अगर ये बनाए हो तो कुछ ना कुछ तो इसमें गैस रह जाएगा, तो उस गैस को क्या करेंगे, पहले खींच लेंगे। इसके बाद यहां से आप दो चीज डाल सकते हो, एक तो गैस डाल सकते हो पहले CH4 H2O, यानी कि ये इनलेट है, ये इनलेट का मतलब होता है जाने वाला, ये जाने का रास्ता। तो यहां पहले गैस डाला गया, गैस डालने के बाद पहले सब पूरा खींच लो, यहां से खींच लिया गया उसका, ये खींच लिया गया ना, इसके अंदर से मटेरियल को खींच लिया गया। खींचने के बाद जो है इसके अंदर जब कुछ नहीं बचा शीशा के बनने के बाद, तो यहाँ पर पहले क्या डाला गया, तो CH4 डाला गया और सब चीज डाला गया जैसे जो कि जरूरत था। तो यहाँ पर आपका डाला, सब चलाया यहाँ पर CH4, तो ये सब गैस के रूप में था, यहाँ से प्रेशर से यहाँ पे चला आया। क्यों प्रेशर आया तो मैं बता दे रहा हूँ क्यों। CH4 यहाँ पर NH3 है, इसके बाद इसके अंदर H2 लिया गया, और यहाँ पर आज ब्लू है पानी पानी, यही ना, ब्लू है पानी पानी, ऐसा कुछ गाना था, ठीक है, हनी सिंह का, जो बेचारे बहुत साल बीमार पड़े। शायद आप लोग का जनरेशन अच्छी तरह जानता होगा, इसे मैं भी जानता हूँ क्योंकि बहुत पहले का सिंगर है, रैपर है, और उन्होंने शायद गाना गाया था, उसी से मैं यहाँ ब्लू बना दिया, ये पानी है आपका वाटर H2। लेकिन इसको क्या किया पता है, इसको टेम्परेचर दिया गया। अब आपके NCERT में पता नहीं दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन ये 800 सेंटीग्रेड के करीब दिया, क्योंकि टेम्परेचर जो पृथ्वी का था उस समय 800 से कई, मतलब कहीं कहीं बहुत ज़्यादा था, 1000 से ज़्यादा था, समझ गया ना। तो 800 सेंटीग्रेड पे किया, तो इसका जो पानी डाला, पानी क्या है, वेपर में बन जाएगा, अब वेपर बन जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर चलने गया यहाँ पर, फिर यहाँ पे H2O भी आ गया, तो H2O वाष्प में आ गया। सभी जब यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि देखो, जिसमें पृथ्वी बना था और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो उस समय थंडर ज़्यादा होता, थंडरिंग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि बादल में जो आपका वो क्या होता है, एक आपका निगेटिव का जो सरफेस है पूरा का पूरा कोलाइड करता है, तो आपका एक तरह से निगेटिव पॉजिटिव या जो भी वहाँ पर बनते हैं, तो आपका थंडरिंग होता है, जिसको बिजली गिरना कहते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा होता था। तो इन्होंने क्या किया, एक तरफ आपका इलेक्ट्रोड ले लिया, तो दे देना इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है, एक तरफ प्लस दे देना, एक तरफ माइनस दे देना, ये इलेक्ट्रोड है आपका। और इस इलेक्ट्रोड को स्पार्किंग किया तो निश्चित रूप से ये एनर्जी पैदा किया, ये एनर्जी पैदा किया, और जैसे एनर्जी हुआ तो एनर्जी जो है ये स्पार्किंग कर सकते हो, ये स्पार्किंग जो है तुम्हारा क्या किया, यहाँ पे ऊर्जा इतना ज़्यादा था ना कि ये CH4 NH3 को सबको तोड़ डाला, और तोड़ने के बाद एक कॉम्बिनेशन बना उस एनर्जी पर। उस कॉम्बिनेशन में क्या हुआ कि एक नए मॉलिक्यूल बना, लेकिन ये सब वाष्प के रूप में है। तो इस पर क्या किया उन्होंने, बोला कि इसके ऊपर एक चीज कीजिए, ये गर्म बहुत होता होगा क्योंकि 800 सेंटीग्रेड पर ये पानी रोटेट करना है, तो इसके ऊपर एक जो है ना कूल चैम्बर लगा दीजिए। कूल चैम्बर कैसे लगेंगे भाई, उतना तो उस समय पूरा का पूरा साइंस डेवलप नहीं था। तो क्या करना है, तो करना कुछ नहीं है, इसके अंदर पानी डालना है, ऊपर से लपेट देना है। तो लपेटने के लिए इसमें जो है एक इनलेट, यानी पानी जो है इसके अंदर जाएगा, और एक ठंडा पानी इससे क्या होगा, बाहर निकलेगा। हाँ, पानी क्या हुआ, बाहर निकला। एक तरफ से गर्म पानी निकले, ठंडा पानी देंगे, कूल जो आपका पानी होता है,
जैसे ये पानी जाएगा ना, जानते हो, इसको पूरा सरफेस को इसका ठंडा कर देगा। ये सरफेस है इसका, ये जो गैस है इसके संपर्क में जैसे ही आएगा तो गैस अब किस में बन जाएगा, लिक्विड में फिर से। तो धीरे धीरे यहाँ पर लिक्विड बनना स्टार्ट किया, ये लिक्विड धीरे धीरे यहाँ पर जमा हो गया। तो यहाँ जो है आपका क्या था, पानी तो था लेकिन किस में, लिक्विड में, हाँ, तरल था। और ये तरल में आपका क्या था बोलिए, तो लिक्विड में आपका क्या था, कार्बनिक पदार्थ था। क्या था आपका, कार्बनिक पदार्थ था। और वो कार्बनिक पदार्थ कौन था आपको मैं बता दूं तो तुमको पता है, ये कार्बनिक पदार्थ आपका जो था वो अमीनो अम्ल था। और अमीनो अम्ल जानते हो आज के डेट में जब भी पाया जाएगा तो आपका लिविंग थिंग्स में पाया जाएगा। और कहानी यहीं पे मोड़ लिया और धीरे धीरे ये पानी यहाँ जमा हुआ। जैसे ये पानी यहाँ जमा हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो है इतना ही पानी लिया जाता था जो कि वेपर बन के उड़ जाए, ये पानी इधर नहीं आ जाए, ठीक है, हाँ, क्लियर है। और आ भी जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पानी यहाँ रहेगा, इधर से जाएगा नहीं, ठीक है, समझ गए। और धीरे धीरे इससे पानी आप निकाल सकते थे। ये फिगर जो था वो तुम्हारा फिगर कहलाता है तुम्हारा मिलर का प्रयोग। आइए आपको एक तरह से और बोल सकते हैं, अगर रासायनिक आपका विकास बोला तो रासायनिक विकास भी यही है, रासायनिक विकास भी यही है। समझ गए बात को, कहीं कोई दिक्कत। अब ये आपका फ्लास्क है, लिख सकते हो, ये आपका फ्लास्क है, ओके। तो ये तुमको बनाना है और बना लेना है, ठीक है। इसके बाद आपका है होमोलॉगस एनालॉगस, तो कल करते हैं, ओके, डन। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बहुत दम नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जितना जानते हैं, जितना पढ़े हो, उस पढ़ाई के अनुसार हम लोग को क्या करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है, ओके, बाय।